हो गया भाई? ठीक है। देखो, मोटा मोटी आपको दिखा दूं मैं ट्रेंच कहाँ पर है। तो जो इंपॉर्टेंट है, देखो सबसे ज्यादा ट्रेंच आपको देखा मिंडानाओ यही मिल रहा है, क्यूराइल, एल्यूशियन, मैरियाना ट्रेंच दिखा आपको। तो ये जो मैरियाना ट्रेंच के बारे में इंपॉर्टेंट है, तो मैरियाना आपको यहाँ मिलता है, दैट इज अराउंड फिलीपींस। यहाँ फिलीपींस है, फिलीपींस के आसपास मैरियाना ट्रेंच मिलता है, इसकी लोकेशन एक इंपॉर्टेंट है। दूसरी जावा, ये जो सुंडा वाला पोर्शन मिलता है इंडोनेशिया, इस हिस्से में सबसे ज्यादा गहराई मिलती है। ठीक है, तो कभी भी आपको ओशन के वाइज पूछें तो यहाँ पे आपका अफ्रीका है, ये एशिया है, तो ये वाला जो पोर्शन आपका दिख रहा है इस हिस्से में ये सबसे ज्यादा गहरा हिस्सा है होता है। ठीक है, पैसिफिक ओशन का इधर वाला हिस्सा, यहाँ पे पैसिफिक हो गया इधर वाला हिस्सा। तो इस पैसिफिक का इधर का मतलब कौन सा, ईस्टर्न पैसिफिक या वेस्टर्न पैसिफिक? इधर का होगा तो वेस्टर्न आपका होगा, सीधी बात है, ये वेस्टर्न पैसिफिक हो गया, ये ईस्टर्न हुआ। उधर साइड अगर एक साइड लेकर चलेंगे, अगर वैसे लेकर चलेंगे तो वो ठीक आप बोल रहे हैं, वेस्टर्न वाला हिसाब, समझ गए? तो ये ध्यान रखना मेरे इंपॉर्टेंट, इसकी लोकेशन मेरियाना, ये एक इंपॉर्टेंट है, मेरियाना ट्रेंच, और दूसरा क्या नाम, सुंडा वाला, ये लोकेशन दोनों की इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो उसको लिख लीजिए, जहां पे आपने लिखा हुआ है मेरियाना वहां लिख लो फिलीपींस, और सुंडा वाले के पास लिख लो मेडागास्कर। ना 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 ना, सुंडा वाले में लिखो जावा, जावा। ठीक है, ओसिन, ठीक है, हो गया। चलो फैक्ट्स आ जाओ, फैक्ट्स में लिखो। एवरेज डेप्थ होती है 5 to 7 किलोमीटर। अभी तो खाली मैंने लोकेशन दिखाई है ना आपको। एवरेज डेप्थ होती है 5 to 7 किलोमीटर। अप्रॉक्सीमेट 57 डीप्स आर नोन। 57 आपके जो लगभग लगभग डीप हैं जिनके बारे में पता है अब तक, 57, जिसमें से 32 पैसिफिक में है, 32 पैसिफिक में है, 19 अटलांटिक में है, 19 अटलांटिक में है, 6 इंडियन ओशन में है। टोटल 57 है, जिसमें से 32 पैसिफिक में है, 19 अटलांटिक में है और 6 इंडियन में है, जो अभी पता चले हैं। ठीक है, तो ये आपके ओशन, बहुत बेहतरीन मूवी बनी है, कोर, द कोर समथिंग है, उसको देखिएगा। वो दुनिया का जो अर्थ है उसके कोर में जाना चाहते हैं, तो कोर में अगर आपको जाना होगा तो या तो जमीन को ड्रिल करो फिर वहां तक जाओ, तो उससे अच्छा है कि 11 किलोमीटर का जो गड्ढा है पहले उसी में जाओ, ज्यादा बच, 11 किलोमीटर तो ड्रिल नहीं करना पड़ेगा आपका, कुछ तो बच गया कि नहीं बच, तो वो पहले यहीं जाते हैं मेरियाना में, और यहाँ पे ट्रेंच फिर यहाँ से पहुंच करके गड्ढे में फिर नीचे जाते हैं, उसमें कुछ दिखाया गया। हॉलीवुड वाले अलग ही सोचते हैं, तो बड़ा अच्छा उसमें दिखाया गया कि आप ऐसे जाएंगे तो क्या क्या दिक्कतें आपको मिलेंगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? एवरेज डेप्थ कितनी थी भाई? 5 से 7। चलो हो गया ये। तो ये पहला पोर्शन जो होता है दैट इज ऑफ ओशन रिलीफ, क्लियर हो गया। चलो अब इसमें आपको एक काम करना है तुरंत, चाहें तो उसमें स्पेस छोड़ दीजिए, एक मैप का, ये वाला कोई भी एक मैप उठाइएगा, ओशन रिलीफ का आपको मिल जाए, उसका ट्री जो डेप्थ है डीप, उसकी डीप आपको मिलाने के लिए कई बार आती है, तो आपको जैसे ही ओशन डीप डालेंगे आपको मिल जाएगी, कोई सा भी एक उठा के डाल दीजिएगा। ठीक है, कोई भी एक डालिएगा। ये ट्रेंच मुझे चाहिए एटलीस्ट, जो 10 आपके ट्रेंच जो आपने लिखी है ना, उन 10 ट्रेंच की लोकेशन एक बार चेक कर लीजिएगा कौन सा कहां पर है। ठीक है, बन जाएगा मैप, इस पे छोड़ दीजिए, अगले पे आइए। हेडिंग डालिए, नया टॉपिक है ओशन रिड्ज, ओशन रिड्ज, महासागरीय कटक, रिड्ज कटक होता है, ओशन रिड्ज। क्या होते हैं पहले वो समझ लो, फिर मैं डायग्राम दूंगा, बहुत थोड़ा ध्यान से बनाना, इसमें डायग्रामेटिक ज्यादा आता है। मैंने अभी आपको एक चीज समझाई, देखो ये है आपका, ये हो गया और ये हो गया पोर्शन। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है जमीन के नीचे वाला, जहां पर पानी आपका रहता है, ठीक है, यहां पर आपकी क्या है, पानी है, तो लॉजिक है, यहां आपकी क्या चल रही है, बोट चल रही है ना,
तो जब हम नीचे जाएंगे तो कहीं ना कहीं बेस पे तो पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? तो ये बेस ऐसा तो होगा नहीं, कुछ उबड़ खाबड़ टाइप का होगा। तो ये जो उबड़ खाबड़ टाइप का होगा उसको स्टडी करते हैं, तो ये ऑब्वियस है पैसिफिक का, अटलांटिक का, इंडियन का अलग अलग होगा। तो इसको ओशन रिड्ज के नाम से डिनोट करते हैं टेक्निकली। तो वो ओशन रिड्ज अलग अलग ओशन का अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे ये सामने आप देख रहे हैं मैप है, ध्यान से देखना मैं क्या समझा रहा हूं। अगर मैं इसको अटलांटिक का आपको दिखाऊं खाली, तो इसमें अटलांटिक के रिड्ज का जो शेप है, क्या वो शेप ऐसा निकल के नहीं आ रहा है? ये मेरी बात समझ में आ गई आपको? अगर ये तो ऊपर है ना आप लोग, जब आप जमीन के नीचे मतलब पानी के नीचे जाएंगे तो कहीं ना कहीं बेस पे पहुंचेंगे। तो जब बेस में पहुंचेंगे तो बेस आपका कुछ इसी हिसाब से तो मिल रहा है, क्योंकि यहां तो कॉन्टिनेंट है ना। तो जब बेस के नीचे अलग अलग, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलेंगी, वो क्या मिलेंगे वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, बट ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर आप पैसिफिक देखना चाहेंगे तो पैसिफिक की रिड्ज आपको इस तरीके से यहां कटेगा ऐसे, और ये कट करके एक मोटा मोटी इधर से ले लो, तो ऐसे करके कट करके उधर से दोनों मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? इसी तरीके से आपका इंडियन ओशन का देखोगे तो इंडियन ओशन तुम्हारा अप्रोक्सीमेट ऐसे रिड्ज है कि नहीं है? समझ गए मेरी बात? तो ये तीन अलग अलग रिड्ज होती है, एक को किसकी, अटलांटिक की, दूसरी क्या नाम है, इंडियन ओशन की, तीसरी पैसिफिक की रिड्ज है। समझ में आया? तो इसको पढ़ना होता है। क्लियर? ओशन रिड्ज का मतलब समझ गए क्या होगा? तो यहां इन सब, इसके ऊपर भी पानी है, यहां पे भी ऊपर पानी, और यहां पे भी ऊपर पानी है। नीचे में जाऊंगा तो कहीं ना कहीं बेस मिलेगा ही मिलेगा, तो जहां बेस मिलेगा उस बेस को रिड्ज के नाम से बोलेंगे और उसकी स्टडी करते हैं। समझ गए? ठीक। तो ओशन रिड्ज में पहली हेडिंग डालो अटलांटिक रिज, अटलांटिक रिज। मिड अटलांटिक रिज या अटलांटिक ओशन की रिड्ज। ध्यान से देखिए, जैसे आप अटलांटिक ओशन की रिड्ज देंगे वैसे स्पेशली उसने, ध्यान से देखिए, अटलांटिक में आ गया तो अटलांटिक वाला केवल ऐसे कट के आया, उधर हटा दिया, उधर हटा दिया। तो चीज बनाते कैसे हैं ध्यान से, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, ऐसे तो कट के आपका ऐसे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो यहां पे देखो क्या लिखा है, मिड अटलांटिक रिड्ज। समझ में आया भाई? तो ये थोड़ा सा ध्यान से मेहनत वाला काम लगेगा इसमें आपको बनाने के लिए। ये रिड्ज समझ गए? ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन किसी को यहां तक? नहीं। तो पहले हेडिंग डालिए अटलांटिक रिड्ज, लिखिए इट इज एस शेप स्ट्रक्चर, एस शेप स्ट्रक्चर होता है अच्छा, इसके बॉर्डर पूछे हुए तो बॉर्डर आप समझ जाएंगे। बॉर्डर समझ गए? इधर वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ साउथ वेस्ट में साउथ अमेरिका है, इधर साइड में यूरोप है, इधर साइड अफ्रीका। ये हिसाब समझ गया कौन सा क्या है? पक्की बात है ना? हाँ हाँ करते चल लो, आगे याद रहेगा, नहीं याद तो बना लेना। मेरी बात को समझो, मजाक मत लेना इसको। मेंस में कई बार आया, उसको बनाने के लिए कुछ इस तरीके से आप ऐसे कर लीजिए, नॉर्थ अमेरिका का ये हिस्सा, साउथ अमेरिका का ये हिस्सा आपका किसका हो गया, यूरोप का पोर्शन, और ये आपका उधर छोड़ दो। तो ये वाला जो पोर्शन तुम्हारा बना, ये हिस्सा समझ रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, समझ गए? कुछ इस तरीके का। ये जो स्ट्रक्चर आपका तैयार हो रहा है, ये स्ट्रक्चर रिड्ज कहलाता है। तो ये क्या हुआ तुम्हारा, साउथ अमेरिका, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका। ये पूछा हुआ पहली चीज है, बॉर्डर इधर कौन सा, ये समझ गए आप लोग? ठीक, पहली चीज है, तो अच्छी बात है, समझ गए। तो आगे आइए, इसकी टोटल जो चौड़ाई है 25670, 2560 2560 किलोमीटर विड्थ है, 2560 विड्थ है। हाँ, सी का नाम लिखो। सी, इसके अंदर कौन कौन से सी मिलेंगे, कैरेबियन सी, मैक्सिकन सी, हडसन बे, नॉर्थ सी, स्पीड में आइए, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, नॉर्वे सी, नॉर्वे सी, मेडिटेरियन सी। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ बोलो। 14,400 किलोमीटर लंबा, 14,400 किलोमीटर लेंथ,
भाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक आएंगे तो लगभग 14,400 किलोमीटर लंबा, 14,400 किलोमीटर लेंथ। प्लेट्यू, प्लेट्यू पठार। नंबर एक डॉल्फिन रिज, डॉल्फिन प्लेट्यू, डॉल्फिन प्लेट्यू। दूसरा चैलेंजर प्लेट्यू। कौन कौन से पठार मिलते हैं? डॉल्फिन, चैलेंजर, टेलीग्राफिक, टेलीग्राफिक प्लेट्यू के नाम है सब। हो गया। इसको आप जब इस तरीके से शेप देख रहे हैं, ऐसे करके एक शेप बनाइए। इसकी जरूरत पड़ने वाली है, बनाइए। वहां पे दो तीन चीजें मैं आपको दे दूं। यहां पर आप लिखेंगे मिड अटलांटिक रिज। मिड अटलांटिक रिज यहां पर होता है। यहां पे है केप वर्डे, लोकेशन ध्यान से इस हिस्से को। नेक्स्ट है यहां, ये है आपका चैलेंजर रिज, कटक, चैलेंजर रिज। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, बना लिया तो अच्छी बात है आपने, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आप उसमें कुछ करना नहीं, बस आप इसको यहाँ से एक और ऐड ऐसे कर देना, कुछ इस तरीके से निकला हुआ हिस्सा होता है यहाँ पर ऐसे। इसका नाम है वॉल्विस रिज, वॉल्विस कटक। यहां पर है ये हिस्सा विविल थॉमसन, WIVIL, विविल थॉमसन, THOMPSON, विविल थॉमसन रिज। ये तीनों आए हैं, डॉल्फिन वाला बचा हुआ है। मिड अटलांटिक रिज, हाँ। गर्मी शुरू है ना यार बड़ी। हो गया, चल। तो आंध्रा का ही आपको आया हुआ है, बाकी दोनों का आज तक नहीं पूछा हुआ है, दैट इज पैसिफिक और इंडियन का। तो आपको आंध्रा आंध्रा पढ़ना, तो आंध्रा आंध्र मतलब अटलांटिक का, ठीक है। ठीक है, तो अटलांटिक ओशन हो गया आपको। चलो हटाओ इसको, चलो ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग टॉपिक डालो। ओशनोग्राफी छोटे छोटे टॉपिक है, 10 मिनट के टॉपिक है सारे। ओशन टेम्परेचर, सागरीय तापमान। ओशन टेम्परेचर, सागरीय तापमान, छोटे छोटे टॉपिक है। सिर्फ अटलांटिक, अब तो वो भी नहीं आता, एक जमाने में आया था एक बार, तो मैंने बता दिया। ओशन टेम्परेचर, सागरीय तापमान। क्योंकि ना ओशनोग्राफी ना बहुत हल्का टॉपिक होता है, सिलेबस में इसलिए पढ़ना पड़ता है। तो खाली ओशन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो मैंने पिछली बार तुमको बताई थी, याद है? स्ट्रीम याद है, गल्फ स्ट्रीम और वो सब ठंडी गर्म करंट, बस वही है। बाकी लिखो नंबर एक, सोर्स। सोर्स, सागर का जो तापमान होता है वो किससे रिलेटेड होता है? सबसे ज्यादा गर्म होता होगा। समुद्र का जो पानी है वो किस पोर्शन से सबसे ज्यादा गर्माता है? मतलब रीजन क्या होगा? किससे? सन से। दूसरा क्या बोले? पेड़, एयर गर्म होता है, एयर से थोड़ी गर्म होता है। बिल्कुल ठीक है, तो लिखिए मेजर सोर्स है सन, सबसे पहला सोर्स है सन, सबसे पहला। दूसरा देखो फैक्टर्स, फैक्टर्स, डिसाइडिंग फैक्टर। डिसाइडिंग फैक्टर्स का मतलब होते हैं कौन कौन से फैक्ट। देखो लोग उल्टा किसने लगा मारा, हद हो गई है यार।
कमाल पढ़े लिखे लोग हैं, दिख रहा है। मगर अफ्रीका उलट गया, इसको ऐसे कैसे रखेंगे? यहाँ से निकल के लगा दिया होगा ना किसी ने, सफाई वाले ने गिरा होगा ना उसी से, तो उसने लगा मारा, ये नहीं देखा उल्टा सीधा है, दुनिया उलट दी उस बेचारे ने। कोई नहीं, लिखिए फैक्टर्स, मतलब जो समुद्र का तापमान होता है वो किन किन चीजों से इफेक्ट होता होगा, तो क्या लगता है? जेट स्ट्रीम्स। चलो ठीक है, जेट स्ट्रीम तो चलो हो गया, और किसे? वॉल्केनिक एक्टिविटी, ठीक बात है, और ओशन करंट है, ठीक बात है, और ठीक है, लिखिए फटाफट। नंबर 1 सनलाइट, इफेक्टिंग में सनलाइट, सूर्यताप। दूसरा डेंसिटी, घनत्व। तीसरा लवणता, सैलिनिटी, सैलिनिटी, सैलाइन नेचर। फोर्थ कंडेंसेशन में, कंडेंसेशन, संघनन कितना होता है। नेक्स्ट वेपराइजेशन, वाष्पीकरण। नेक्स्ट महासागरीय धाराएं, ओशन करंट। नेक्स्ट सिचुएशन ऑफ लैंड, सिचुएशन ऑफ लैंड, स्थल खंडों की अवेलेबिलिटी, जमीन कितनी है समुद्र से टच होने में। ये सारे पॉइंट समझ में आ गए। इन सभी चीजों से सन का वो जो ओशन उसका टेम्परेचर इफेक्ट करता होगा। सारे फैक्ट क्लियर हो गए? कोई कंफ्यूजन हो तुरंत बताओ मुझे। नहीं, हाँ चलो, टाइम मैंने बता दिया आपको, लिखो एवरेज डेली टेम्परेचर लेस देन 1 डिग्री, एवरेज डेली टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री, मतलब औसत जो तापमान में वेरिएशन होता है वो 1 डिग्री वेरिएशन करता है। मतलब समुद्र का जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता, दिन में और रात में बस 1 डिग्री का फर्क होता है, तो मतलब लगभग उतना ही रहता है। ऑब्वियस हाईएस्ट सबसे ज्यादा कब कैलकुलेट होगा भाई? दोपहर में 2 बजे, कुछ याद आ रहा? हाँ सेम, दोपहर में 2 बजे और 5 बजे। नेक्स्ट, अच्छा अब यहाँ पे फैक्ट्स होंगे, ये प्रीलिम्स के तगड़े क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं मुझे दिमाग लगा के बताइए। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा गर्म पानी कहाँ का होगा? आराम से क्वेश्चन समझ में आ गया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, याद है दुनिया, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण, दोनों में से समुद्र बहुत दोनों जगह पे हैं, तो दोनों में से पानी गर्म कहाँ का होगा? साउथ का ज्यादा गर्म होगा। अच्छा मुझे एक चीज समझाइए, केवल पानी पानी है और पानी और जमीन दोनों है, तो दोनों में पानी कहाँ ज्यादा गर्म होगा? आराम से, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक जगह केवल पानी पानी है और दूसरी जगह पानी और जमीन दोनों है, तो 2 पानी हो गए, तो दोनों पानी में जल्दी कौन, मतलब गर्म ज्यादा कौन होगा? बिल्कुल सही बात है, तो जहां पे लैंड ज्यादा होगा, बिकॉज लैंड से हीट उठेगी, सीधी बात है। तो अब दिमाग लगाइए, तो अब आंसर क्या होगा आपका? नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्थ में जमीन ज्यादा है। मैप याद है? ये फैक्ट्स, पहला फैक्ट लिखिए, प्रीलिम्स फैक्ट्स कर लिख लीजिए नोट करके। नंबर 1 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डैश, उत्तरी गोलार्ध डैश, मोर टेम्परेचर, अधिक तापमान, पहला फैक्ट्स। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डैश करके हाईएस्ट टेम्परेचर या हायर टेम्परेचर। दूसरी चीज जिसमें क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा, उसने पूछा है क्या कारण है कि जो आइसोथर्म्स होती हैं, आइसोथर्म याद आ गया? आइसोथर्म होती है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा वेरिएशन दिखाती हैं। क्वेश्चन आया समझ में? क्यों? प्रेजेंस ऑफ, भाई सीधी बात है, जमीन और पानी जब दोनों होगा तो वेरी करेगा टेम्परेचर, और केवल जमीन जमीन हो या केवल पानी पानी तो सीधी सीधी लाइन जाएगी कि नहीं? तो याद है मैंने आइसोथर्म दिखाई थी आपको, घूम रही थी, और साउथ में अप्रोक्सीमेट सीधे जा रही थी कि नहीं? बस ये डिफरेंस है, ठीक है? तो ये चीज समझ में आया क्वेश्चन? पक्की बात। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा फैक्ट, ओपन सी एंड क्लोज सी, इसी में दूसरा फैक्ट, ओपन सी और क्लोज सी, खुला सागर और बंद सागर। ओपन सी का मतलब होता है जिसके चारों तरफ पानी पानी हो, और क्लोज का मतलब जिसके चारों तरफ जमीन हो। तो अब बताइए कौन सा ज्यादा गर्म होगा? भाई सीधी बात है, किस चीज से चारों तरफ से घिरा होगा? लैंड से। लैंड का भी मैंने आपको बता दिया, तो सिंपल है, तो इसमें लिखिए क्लोज सी हायर टेम्परेचर, बंद महासागर में ज्यादा तापमान, बंद महासागर में ज्यादा तापमान। नेक्स्ट, हाँ ध्यान से दिमाग लगाना, मेरा क्वेश्चन पहले सुन लेना। ट्रेड विंड्स मैंने बता रखी थी, ट्रेड विंड्स चलती होंगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों में चलती हैं, ट्रेड विंड्स दोनों जगह चल रही थी, ठीक। तो क्वेश्चन ये है कि ट्रेड विंड्स में जो समुद्र पड़ते हैं, सी, ओशन,
उस ओशन के कौन से हिस्से में ज्यादा गर्मी होगी, कौन सा हिस्सा ठंडा होगा। फिर क्वेश्चन समझते हैं। ट्रेड विंड चल रही थी, तो जो ट्रेड विंड चलती है वो ओशन के ऊपर से भी तो चलेगी। कुछ याद है, मतलब टकरा रही थी आकर के, तो कॉन्टिनेंट का इधर गर्मी हो रही थी, इधर बारिश हो रही थी, कुछ याद आ रहा कॉन्सेप्ट। तो उसमें क्वेश्चन है कि ट्रेड विंड्स के कौन से हिस्से में समुद्र का पानी ज्यादा गर्म होगा, बताइए दिमाग लगा के। इमेजिन करिए ट्रेड विंड्स किधर से किधर चलती थी, फिर कनेक्ट करिए उसको ओशन से, फिर वहां ओशन बना करके, तब हिसाब बताइए कौन से में लगेगा आपको।